हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। अब तक हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, विद्युत विभव के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। और इसके लिए हम लोग अभी कंसीडर करेंगे एक असमरूप विद्युत क्षेत्र पर। कैसा विद्युत क्षेत्र होना चाहिए? असमरूप विद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखेंगे, ये जो डायग्राम है, यह जो चित्र है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? असमरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगा। तो देखिए आप लोग, यहां बताया गया था कि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी काफी कम हो, वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी अधिक हो, वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। तो यहां देखेंगे, यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर अधिक दूरी पर है, तो इधर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा कम, और यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे के नजदीक हैं, तो इधर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? अधिक होगा। ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है, और इसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में अभी हम लोगों को बताना है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहां दो बिंदुएं लेंगे हम लोग। एक बिंदु को मान लेते हैं Q, और एक बिंदु को मान लेते हैं यहां P, और ये पाथ हो गया। पाथ माने रास्ता, ये पाथ हो गया। और अब इस पथ के अनुदेश एक धनात्मक जांच आवेश को लेकर बढ़ेंगे। आप लोग पढ़े हुए हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर कैलकुलेट करना हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे हम। ये विद्युत क्षेत्र, और किसी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को हम लोग रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर क्या लगेगा? विद्युत बल आरोपित होगा। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि अगर धनात्मक आवेश हो, धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले विद्युत बल की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान। और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। यहां जो धनात्मक जांच आवेश लिया गया है, तो इस धनात्मक जांच आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। विद्युत बल, और विद्युत बल कैसे निकालेंगे? जांच आवेश में विद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जांच आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां देखिए, विद्युत क्षेत्र असमरूप है, तो जांच आवेश पर लगने वाले विद्युत बल भी क्या होगा? असमरूप होगा, मतलब परिवर्तनशील होगा। और आप लोगों को पढ़ाया गया है, कभी भी परिवर्तनशील बल के द्वारा अगर कार्य का कैलकुलेशन करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? अल्प विस्थापन में कार्य हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जहां से जहां तक कार्य का कैलकुलेशन करना होगा, समाकलन हम लोग कर देंगे। तो यहां बहुत छोटा विस्थापन, ऐसे तो विस्थापन की दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है, लेकिन अगर अल्प विस्थापन हो, अति सूक्ष्म विस्थापन हो, बहुत छोटा विस्थापन हो, तो बहुत छोटे विस्थापन की दिशा हमेशा गति के दिशा में होती है। और गति की दिशा किधर होती है? पथ के किसी भी बिंदु पर गति की दिशा उस बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो गति इधर, तो अल्प विस्थापन की दिशा भी इधर ही होगी। अल्प विस्थापन को dr वेक्टर के द्वारा सूचित करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पॉजिटिव जांच आवेश को परीक्षण आवेश भी कहते हैं।
क्यू नॉट के अल्प विस्थापन, अल्प मतलब बहुत छोटा, अल्प विस्थापन क्या लेना होगा, dr वेक्टर के दौरान, अल्प विस्थापन के दौरान विद्युत बल के द्वारा विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो ध्यान दीजिए, अल्प विस्थापन dr वेक्टर के दौरान विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य dWe, ध्यान देंगे। अल्प विस्थापन dr वेक्टर के दौरान विद्युत बल के द्वारा कार्य निकालना। अगर विस्थापन छोटा हो तो कार्य छोटा, छोटे कार्य को कैसे सूचित करेंगे, कार्य के पहले d का प्रयोग कर देंगे, WE हो गया, इससे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को रिप्रेजेंट करेगा और कार्य बराबर होगा बल, विद्युत बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। फिर यहां देखेंगे आप लोग पढ़े हुए हैं कि कभी भी अगर आवेश के स्थिति में परिवर्तन होगा, विद्युत बल के द्वारा कार्य होगा, तो विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस dWe, और फिर यहां तो dWe की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस du इक्वल टू Fe वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और आप लोगों को यह भी पढ़ाए थे कि अगर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश को ले जाए और आवेश के विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन अगर निकालना हो तो क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले विद्युत विभव में परिवर्तन निकालते थे और आवेश में विद्युत विभव के परिवर्तन से जब गुणा कर देते थे तो गुणनफल आवेश के विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता था। मतलब यहां du इक्वल टू माइनस आवेश, चूंकि यहां धनात्मक जांच आवेश को ले जा रहे हैं, इनटू विद्युत विभव में परिवर्तन। तो du के जगह पर आप लिख सकते हैं यहां माइनस क्यू नॉट इंटू dV, और विद्युत बल के बदले में क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्यू नॉट कैंसिल। अब यहां dV इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये एक रिलेशन हुआ, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर स्थान में परिवर्तन हो, विस्थापन हो, तो विद्युत विभव में जरूर परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन का अदिश गुणनफल फाइंड करेंगे, उसका ऋणात्मक विद्युत विभव में परिवर्तन के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। कब, जब पढ़ा रहे थे किसी दिए गए विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर विद्युत विभव में परिवर्तन निकालिए, तो वहां पर ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब आप लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल कितना के बराबर होता है ये पढ़ चुके हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिश के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अभी यहां dV इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ई वेक्टर इंटू मॉड ऑफ dr वेक्टर इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा ई वेक्टर और dr वेक्टर दोनों के बीच का कोण है। इसके बाद
डीवी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टी इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। तो देखिए डीवी इक्वल टू माइनस ए इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। सदिश के ऊपर से तीर का निशान हटा दें तो परिमाण हो जाएगा। फिर यहाँ एक बात और जो बहुत जरूरी है, आप लोगों को समझना है, देखना है, तो देखिए ध्यान से। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग को करना क्या होता है कि दोनों में से किसी भी एक का परिमाण ले लेंगे। जैसे यहाँ ई वेक्टर और डी आर वेक्टर का अदिश गुणनफल निकालना है तो दोनों में से किसी एक का मॉड लेंगे, परिमाण लेंगे। आप ई वेक्टर का परिमाण ले सकते हैं या विस्थापन का परिमाण ले सकते हैं, और जिसका मॉड लेंगे उसी के डायरेक्शन में दूसरे वाले वेक्टर का घटक ले लेंगे, गुणा कर देंगे, गुणनफल अदिश गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहां ऐसे कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ले ली, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण जब ले लिए तो अब इसी के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर माने विस्थापन का घटक ले लेंगे, और ये घटक को कैसे सूचित करेंगे, ds के द्वारा। यहां जो ds है ना, विस्थापन dr वेक्टर का घटक है, मतलब ये जो dr e ये तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया, और dr cos थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन dr वेक्टर का घटक है, जिसे हम ds के द्वारा सूचित किए हैं। क्लियर हुआ? जैसे यहां देखिए, जहां थीटा बराबर ई वेक्टर एवं डी आर वेक्टर के बीच का कोण समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? सब कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो देखिए थीटा हो गया विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण, और यहां जो ds है, ds है dr cos थीटा, तो इसे कहेंगे ई वेक्टर की दिशा में dr वेक्टर का घटक। देखिए वेग का घटक वेग, बल का घटक बल, विद्युत क्षेत्र का घटक विद्युत क्षेत्र, तो विस्थापन का घटक विस्थापन। मतलब यहां जो ds है, ds क्या है, विस्थापन का घटक है, किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन। तो आप लोगों को क्या करना है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं और विद्युत विभव में परिवर्तन निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण लेंगे, और विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन का घटक लेंगे। विस्थापन किसी भी दिशा में हो, विस्थापन का घटक निकाल देना है विद्युत क्षेत्र के दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण में विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन के घटक से गुणा कर देंगे, गुणनफल का ऋणात्मक मान विद्युत विभव में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग इसी के सहायता से आगे क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों में रिलेशन लाना है। तो देखेंगे आप लोग आगे। अब देखिए, अब इसके बाद यहां से, इसके बाद मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो आप लोग ये जो पढ़े हैं अभी, यहां से एक रिलेशन हम लोग ला सकते हैं, विद्युत क्षेत्र इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस इंटू भी। मतलब विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में परिवर्तन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, इन सब में किसी का यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं विद्युत विभव दिया हो और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत विभव का अवकलन करेंगे दूरी की तुलना में और उसका ऋणात्मक कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ds क्या है, विस्थापन है विद्युत क्षेत्र के दिशा में। तो यहां ये जो दूरी है, दूरी या विस्थापन जो भी कहिए,
मतलब जिस दूरी की तुलना में विद्युत विभव का अवकलन करना है वह दूरी हर हाल में विद्युत क्षेत्र के दिशा में लेना होगा। कहने का मतलब है कि जिस दिशा में दूरी लेकर विद्युत विभव का अवकलन करते हैं हम लोग, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है ना, तो मान ले हमें कैलकुलेट करना है विद्युत क्षेत्र का x घटक, y घटक और z घटक। तो अगर x घटक का कैलकुलेशन करना होगा आपको ऐसे, तो क्या करना है, x घटक मतलब x अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का घटक। तो क्या करेंगे, विद्युत विभव का अवकलन करेंगे x के तुलना में। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक कैलकुलेट करना होगा उसी दिशा वाले दूरी से विद्युत विभव का अवकलन करना है और इसका ऋणात्मक कर देंगे। अगर आपको निकालना हो विद्युत क्षेत्र का y घटक मतलब y अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो फिर क्या करेंगे, विद्युत विभव का अवकलन करेंगे। y दिशा में दूरी जो है, y दिशा में दूरी को क्या कहते हैं, y घटक या y नियामक कहेंगे ना, y नियामक कहेंगे। तो y नियामक की तुलना में विद्युत विभव का अवकलन करेंगे, ऋणात्मक कर देंगे। और यहां अगर Ez कैलकुलेट करना है तो विद्युत विभव का अवकलन z नियामक से करेंगे, मतलब z अक्ष के अनुदिश जो दूरी है उससे करेंगे और माइनस करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आप लोगों को विशेष रूप से, और ध्यान ये देना है, आप कहेंगे विद्युत विभव तो एक ही है, एक ही विद्युत विभव को एक बार x के तुलना में अवकलन किए, एक बार y की तुलना में, एक बार z की तुलना में, ऐसा कैसे होगा। तो देखिए ऐसा कैसे होगा, विद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो एक ही साथ एक ही समय पर एक से अधिक चर राशियों पर डिपेंड कर सकता है या करेगा, करता है। ठीक है, एक ही साथ विद्युत विभव का मान x नियामक पर भी डिपेंड करेगा, y नियामक पर भी डिपेंड करेगा और z नियामक पर भी डिपेंड करेगा। मतलब विद्युत विभव फलन होगा x y z तीनों का। ये भी हो सकता है प्रॉब्लम में केवल x का ही फलन दिया रहे, y का ही दिया रहे, z का ही दिया रहे, लेकिन विद्युत विभव ऐसी राशि है जो एक साथ एक से अधिक चार राशियों पर डिपेंड कर सकता है। तो विद्युत विभव x y z तीनों पर डिपेंड करेगा। तो आप कहेंगे विद्युत विभव जब तीनों पर डिपेंड करेगा, विद्युत विभव के फॉर्मूला में x नियामक भी रहेगा, y नियामक भी रहेगा, z नियामक भी रहेगा, और अवकलन करना हो केवल x के तुलना में, ऐसा कैसे संभव है। विद्युत विभव के फॉर्मूला में तो तीन चर हुए, x नियामक, y नियामक, z नियामक, लेकिन अवकलन केवल x के तुलना में, ऐसा कैसे संभव है। अवकलन केवल y के तुलना में, ये कैसे संभव है। अवकलन केवल z के तुलना में, ये कैसे संभव है। तो इसका देखिए उपाय है, अभी ये जो अवकलन हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन, पूर्ण अवकलन करते हैं। हम लोगों को यहां करना होता है आंशिक अवकलन, जिसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसे हम लोग ऐसे सूचित करेंगे कि x का जब कैलकुलेशन करना होगा, इसको पढ़ते हैं इससे, डेवा पढ़ते हैं, डेवा अपॉन डेवा x इंटू भी। आप कहेंगे इस अवकलन में और इस अवकलन में क्या अंतर है। ये हुआ कंप्लीट डिफरेंशिएशन और ये हुआ पार्शियल। पार्शियल माने क्या होता है, आंशिक, जो पूरा नहीं हो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब कहिएगा नियम क्या है, तो दोनों अवकलन करने का एक ही नियम है, तो फिर अंतर क्या है। अंतर यह है कि जब हम x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, तो चर राशि केवल x को ही मानेंगे, y और z को नियत कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब भी विद्युत विभव का अवकलन करके और आपको विद्युत क्षेत्र का x घटक निकालना हो, y घटक निकालना हो, z घटक निकालना हो, तो यहाँ कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अगर x के तुलना में अवकलन करेंगे तो केवल x को मानेंगे चर, y और z को मानेंगे अचर, कांस्टेंट। उसी तरह से जब निकालना हो विद्युत क्षेत्र का y घटक, तो यहां भी डेवा अपॉन डेवा y इंटू भी। इसका मतलब यहां केवल y को मानना है चर राशि, x और z दोनों को मानेंगे अचर राशि। और अगर कैलकुलेट करना हो विद्युत क्षेत्र का z घटक, तो माइनस डेवा अपॉन डेवा z इंटू भी। मतलब यहां z को मानेंगे चर, वेरिएबल, और यहां x और y दोनों को मानेंगे कांस्टेंट, अचर। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखेंगे यहां, अभी जो समझाए हैं मैं वही यहां लिखा हूं
यदि किसी बिंदु x, y, z का मतलब हुआ x मतलब उस बिंदु का x नियामक, बिंदु का y नियामक और बिंदु का z नियामक। तो बिंदु पर विद्युत विभव भी x, y, z का मतलब हुआ जो विद्युत विभव है वो x, y और z तीनों पर डिपेंड करेगा। विद्युत विभव तीनों का फलन हो गया, ठीक है। और तब जो है निकालना विद्युत क्षेत्र का x घटक, तो क्या करेंगे, डेवा अपॉन, ये कौन सा अवकलन है, आंशिक अवकलन है, डेवा अपॉन डेवा x इंटू भी का निगेटिव, फिर dy इक्वल टू माइनस डेवा अपॉन डेवा y इंटू भी, डेवा अपॉन माइनस डेवा अपॉन डेवा z इंटू भी। बस ध्यान रखना है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, जहां कहीं भी आंशिक अवकलन करना हो तो जिसके तुलना में अवकलन करना है केवल वही रहेगा चर, और बाकी सभी वेरिएबल को, सभी चरों को क्या मान लेना है, अचर। जैसे यहाँ x चर हुआ, y और z अचर। जब ey निकालेंगे तो y नियामक चर होगा, x नियामक और z नियामक अचर। और जब ez निकालना है तो z नियामक चर होगा, x नियामक और y नियामक होगा अचर। अब यहां देखिए, अब यहां ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे। अब कॉमा उस बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव नहीं, क्या विद्युत क्षेत्र, हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है ना। तो बताइए विद्युत क्षेत्र कहीं भी निकालना हो तो विद्युत क्षेत्र का x घटक निकाल चुके हैं, y घटक निकाल चुके हैं, z घटक निकाल चुके हैं। और जब पूरा विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है तो क्या पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र के x घटक में i कैप से गुणा करेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र के y घटक में j कैप से गुणा करेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र के z घटक में k कैप से गुणा करेंगे। और अब यहां से E वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए i कैप, अब Ex का वैल्यू क्या है, माइनस डेवा अपॉन डेवा x इंटू भी, तो माइनस डेवा अपॉन डेवा x इंटू भी प्लस जे कैप माइनस डेवा अपॉन डेवा y इंटू भी प्लस के कैप माइनस डेवा अपॉन डेवा z इंटू भी। और इसके बाद E वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप डेवा अपॉन डेवा x इंटू भी माइनस जे कैप डेवा अपॉन डेवा y इंटू भी माइनस के कैप डेवा अपॉन डेवा z इंटू भी। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ये लास्ट जो समीकरण मिला यही समीकरण बताएगा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है। तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स इंटू बी माइनस जे कैप इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई इंटू बी माइनस के कैप इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड इंटू बी। क्लियर हो गया? आज इतना ही रहने दे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन पढ़ाई करेंगे।